हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम सब लोगों ने ईथर का और अमीन का नोमेनक्लेचर समझ लिया है, ठीक है। क्योंकि ईथर का और अमीन का नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों से, इसलिए उसको हमने पहले अलग से अच्छे से समझ लिया है। और अब हम आज फोकस करेंगे ईथर की प्रिपरेशन के ऊपर। आज की वीडियो में हम ईथर की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में अमीन की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। ईथर की प्रिपरेशन में पहला तरीका है फ्रॉम अल्कोहल्स। अब मुझे लगता नहीं है कि बताने की दोबारा जरूरत है कि ईथर क्या है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, वो तो डिस्कस किया ही था। उसके लिए पूरी एक अलग से वीडियो बनाई हमने, तो आप लोग ये सब जानते ही होंगे कि ईथर क्या है। पहला तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। हम अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं। क्या करना है इसके लिए? आपको करना है हीटिंग अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ acids like H2SO4 और H3PO4 at 413 केल्विन। यहाँ टेम्परेचर बहुत स्पेसिफिक है, तो इस पॉइंट को मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप भी अपने नोट में इसको पहली बार सबसे पहले यही लिखें। ये मेंशन करना जरूरी है कि इस मेथड में आपको करना क्या है, हीटिंग अल्कोहल्स, अल्कोहल को हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स लाइक H2SO4 और H3PO4। प्रोटिक एसिड होने चाहिए, मतलब H+ आयन रिलीज करने वाले। तो H+ आयन रिलीज करने वाले एसिड चाहे ये हो सकता है। और टेम्परेचर बड़ा स्पेसिफिक है, 413 केल्विन। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अलग होता है तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, वो हम भी देख लेंगे लास्ट में। बट पहले अगर ये चीज याद रखें तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि आखिर होता क्या है। और हाँ, इस मेथड में जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसकी मैकेनिज्म भी एक बार समझनी होगी, क्योंकि वो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है। बट पहले रिएक्शन को अगर देखें तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है। अगर आप रिएक्शन को याद रखेंगे तो ROH, आपको एक्चुअल में 2 मोल्स चाहिए अल्कोहल के। इसे आपको हीट करने के लिए कहा गया है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड व्हिच रिलीजेस H+ आयन। तो H2SO4 के साथ हीट करते हैं 413 केल्विन पे। इतने पे हीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल के। बहुत सिंपल, करना क्या है, आपको बना देना है ROR प्लस H2O। क्या ये ईथर है? बिल्कुल हमें दिख ही रहा है, O के दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो ये ईथर है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इसमें 2 R कहां से आ गए, स्टार्टिंग में तो एक ही R था, तो दूसरा R कहां से आया, तो वो सवाल का आंसर ये है कि आपको यहां दिख रहा है कितने मोल्स लिए हैं हमने अल्कोहल के, 2 मोल्स। अगर 2 मोल्स लिए हैं तो अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2 मॉलिक्यूल हैं ROH के। अगर आप इनको हीट करोगे तो इस तरीके से वाटर तो रिमूव हो जाएगा और ये R आकर के इस पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ROR। बहरहाल इसको अगर हम सिंपल लिखना चाहें तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, 2 molecules of alcohol gets converted to give 1 molecule of ether and water is removed। इसलिए इस प्रोसेस को कई बार डिहाइड्रेशन कह देते हैं। जिस भी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में वाटर बनता है तो इसमें ऐसा इस तरीके से मॉलिक्यूल से वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो इसलिए इस मेथड को हम लोग कहेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हमने ईथर बना लिया। क्या ये बात क्लियर है? एक पॉइंट अगला यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको नोट कर लेना चाहिए। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है और ये तीनों स्टेप को अभी हम लोग समझेंगे। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इतनी बात अगर आप नोट कर लेंगे फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म को देखने के लिए। चलिए देखिए, अब मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। तो रिएक्शन तो हमें साफ दिख रही है कि अल्कोहल को H2SO4 के साथ इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ईथर और वाटर मिलेगा। जो ईथर हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको स्टेप बाय स्टेप समझे तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। कई बार एग्जाम में सीधा के सीधा मैकेनिज्म पूछते थे, तो आपको मैकेनिज्म के तीनों स्टेप अच्छे से पता होने चाहिए और बहुत इजी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन आपने पहले भी कहीं देखा होगा। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसे कहते हैं? H+ आयन को। तो जो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं अल्कोहल के, यहां दिख रहा है ना ओवरऑल रिएक्शन में अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2। तो यहां जो पहला मॉलिक्यूल है अल्कोहल का उसके ऊपर ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। ये प्रोटॉन आया कहां से? तो ये प्रोटॉन आया इस एसिड से। तभी तो बोला था कि कोई ऐसा एसिड लेना है जो H+ आयन रिलीज करता हो। तो ये H+ आयन हमें एसिड से मिल गया।
अब ये लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा, तो ये मतलब H+ आकर के इस पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑक्सीजन में अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर तो होते ही है, तो ये उसको डोनेट कर सकता है। जैसे मैंने एरो शो किया है, तो आपको क्या ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, O के साथ एक H तो पहले से लगा हुआ था, एक H और लग गया है, और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन के खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहले मिला। क्लियर? सेकेंड स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है सेकेंड स्टेप? देखिए, SN2 अटैक ऑफ अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल। यहां पर पहला मॉलिक्यूल था जिसके ऊपर H+ जुड़ गया, तो क्या मिल गया, वो क्या बन गया, वो ऐसा। लेकिन अभी आपको बोला था ना कि 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर अभी प्रोटॉन ऐड नहीं हुआ है। ये प्रोटॉन पीछे से आकर के अटैक कर देगा इस R के ऊपर। इस ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर दिख रहा है अल्कोहल के ऊपर, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल। और ये पीछे से आकर के अटैक कर रहा है। ऐसा कब होता है? जब एक न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो SN2 रिएक्शन में होता है ना, इसीलिए मैकेनिज्म में लिखा है SN2 अटैक ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। देखते ही इस लाइन को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए, SN2 अटैक मतलब बैक साइड अटैक। तो पीछे से एक न्यूक्लियोफाइल आके जब अटैक करता है तो उसको SN2 अटैक कहते हैं। और वो न्यूक्लियोफाइल कोई और नहीं, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है। पहले वाले अल्कोहल पे प्रोटॉन लग गया और दूसरा वाला अल्कोहल बैक साइड से आकर के इस वाले के ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहां से निकलने लगेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि एक बैक साइड से अटैक करेगा तो वो वाला जो न्यूक्लियोफाइल OH2+ दिख रहा है आपको, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो हम देखेंगे कि ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर की वजह से वो इस R पे अटैक करता है, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ इसलिए टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो बड़ी जल्दी से यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखिए, इस R के ऊपर पीछे से ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, यानी ये इस O के साथ एक H लगा हुआ है, एक लोन पेयर लगा हुआ है। अब दूसरा लोन पेयर तो इसने इस R को S के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, ये वाला यहाँ पे है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है। ओके, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इस O के साथ क्या लगा हुआ था, ये R, तो वो R तो यहाँ शो करना पड़ेगा। ठीक, इस R के आगे क्या लगा होगा, कुछ लगा होगा क्या, नहीं, कुछ नहीं लगा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, यानी इसके आगे कुछ लगने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या मिला, जब ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ तो O के साथ 2 H निकल गए बाहर, तो यहाँ पे आपको मिल गया H2O। ये वही एक चीज तो है ना, ये चीज बाहर निकल चुकी है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी ये ईथर पूरा पूरा नहीं बना है, अभी आपको इसमें O के साथ H दिख रहा है और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। ईथर तो कैसा होता है, ROR होता है। ये दूसरा स्टेप है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और याद रखना है कौन सी मैकेनिज्म है ये, SN2 मैकेनिज्म है, बैक साइड से अटैक कर देता है, इसलिए इसके सामने आप लिख लीजिए, इट इज RDS। RDS का मीनिंग आपको पता होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ये सबसे स्लो स्टेप है। तो 3 स्टेप मैंने बोले थे ना, पहला स्टेप जल्दी हो जाता है, दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा धीरे होता है, सबसे स्लो होता है, और थर्ड स्टेप अब क्या है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको ये मिल चुका है, थर्ड स्टेप में इसी के ऊपर लिखता हूं, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का जस्ट उल्टा होता है डीप्रोटोनेशन, इस बार प्रोटॉन हटेगा। तो आप देखिए, आपको सेकंड स्टेप के बाद ये मिला हुआ है RO, इसके ऊपर ये लोन पेयर और ये इस तरीके से ये मिला हुआ है। अब होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन स्टेबल तो है नहीं, तो ऑक्सीजन अपना चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, वो O और H का बॉन्ड तोड़ लेगा और उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे O के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा, ROR। पहले से एक लोन पेयर तो था ही, नीचे जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है और उसके लोन पेयर O के ऊपर आ चुके हैं, तो O का चार्ज खत्म, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आते हैं O के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, और पहले से O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आने वाला नेगेटिव और पहले से जो पॉजिटिव था दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नेट चार्ज O पे 0 हो गया, बस बाहर कौन निकल गया, ये जो H है वो H+ की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। तो प्रोटोनेशन से कहानी शुरू हुई थी और डीप्रोटोनेशन से कहानी खत्म हो गई। अब ये प्रोटॉन फिर जाके किसी दूसरे अल्कोहल पे अटैक करेगा, फिर उस पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर दूसरा अल्कोहल उसके ऊपर बैक साइड अटैक करेगा, फिर उसके बाद डीप्रोटोनेशन होगा, तो ऐसे बार बार होता रहेगा।
और ईथर मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? यही है इसकी मैकेनिज्म। अब इसमें दो तीन बातें आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लें। दो तीन बातें और हैं जिसको आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है। अगर SN2 मैकेनिज्म से होती है तो सबसे पहली बात 2 डिग्री and 3 degree alcohols cannot be used। इसके लिए आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। 2 डिग्री अल्कोहल जानते हैं ना, 2 डिग्री और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि SN2 रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। हमने GOC में पढ़ा हुआ है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब ये पढ़ा हुआ है कि SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वहां 2 डिग्री या 3 डिग्री रिएक्शन नहीं होती है, बल्कि वहां तो फिर SN1 होने लगती है। मतलब ये रिएक्शन तो नहीं होगी। और अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो क्या ईथर बनेगा? नहीं। तो अगर आपको ईथर बनाना है, अल्कोहल से ईथर बनाना है, तो आपको कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा? सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी यूज्ड, पहली बात। दूसरी बात, ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। इस मेथड की एक और लिमिटेशन कह लीजिए या इस रिएक्शन की, इस मेथड की एक खास बात कह लीजिए कि इससे आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के इस साइड भी R और इस साइड भी R, मतलब जैसी चेन लेफ्ट साइड वैसी चेन राइट साइड, दोनों तरफ बराबर लेंथ की चेन होगी तो उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। नोमेनक्लेचर में आपको बात बता चुका हूं ये चीज। तो इस मेथड से आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमने शुरुआत में 2 मॉलिक्यूल लिए अल्कोहल के, क्या दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम है, तो दोनों में R भी सेम होगा, है कि नहीं? हमने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही है, दोनों में R की लेंथ तो सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लेता हूं CH3OH, तो जो ईथर बनेगा वो कैसा बनेगा? CH3O, फिर उधर भी CH3 ही होगा। इधर 3 कार्बन की चेन तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों में R क्या है? 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन इस तरफ, 1 कार्बन उस तरफ। अगर 2 कार्बन लेता तो 2 कार्बन इस तरफ, 2 कार्बन उस तरफ। 3 लेते तो 3 कार्बन इस तरफ, 3 कार्बन उस तरफ। मतलब हमेशा सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। तो अगर हम कभी अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से तो बनाना बहुत मुश्किल है। इस मेथड से आप बहुत आसानी से सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो ये मेथड हमारा होता है समाप्त। अब हम चलेंगे दूसरे मेथड की ओर, और वो मेथड एक नेम रिएक्शन है। ओके, सेकंड मेथड क्या है उसको देखते हैं। सेकंड मेथड है बाय विलियमसन सिंथेसिस। मैंने कहा था एक नेम रिएक्शन है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन की अपनी खासियत है। इसमें करना क्या है आपको? हेलोअल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड। हेलोअल्केन आप जानते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी भी हम लोग कर चुके हैं। जब अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन की चेन में कोई हेलोजन लगा होता है उसको ट्रीट करना है, मतलब रिएक्ट करवाना है। किस चीज के साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? RO- Na+। इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है? सोडियम, और इस पूरी चीज को कहते हैं एल्कोक्साइड। ये एल्कोक्साइड आयन है, ओके, एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम एल्कोक्साइड। आप लोग जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अगर बनाना हो तो अल्कोहल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। किसी भी अल्कोहल के साथ अगर आप NaOH को ट्रीट करोगे तो ये मिलेगा। क्लियर? ये एक सॉल्ट है। तो हमें करना क्या है? एक हेलोअल्केन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एक हेलोअल्केन लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लूं तो CH3Cl लेके चलते हैं। CH3Cl प्लस एक एल्कोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं तो उसके लिए ले लेते हैं CH3CH2ONa। ये Na+, ये O-, ठीक है ना? ये R कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है। इन दोनों को रिएक्ट करवा देंगे। सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, रिएक्शन क्या है देखो, यहां से क्लोरीन को हटा दो और ये यहां से, वैसे भी ये आयनिक कंपाउंड है, टूटेगा ही, ये O समेत इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है? तो रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये आकर के CH3 पे लग गया तो मिलेगा आपको CH3 के साथ CH2, ये O और ये CH3 पे लग गया था, प्लस बाय प्रोडक्ट में यहां से क्लोरीन निकला, वहां से Na निकला, तो क्या मिलेगा आपको? NaCl। क्या ये आपको ईथर दिख रहा है? बिल्कुल ईथर है। इधर कार्बन की चेन, उधर कार्बन की चेन, बीच में ऑक्सीजन, तो ये ईथर है।
और सबसे कमाल की बात, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। इस तरफ 2 कार्बन की चेन है, उस तरफ 1 कार्बन की चेन है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा ईथर बना सकते हैं। सिमेट्रिकल चाहे सिमेट्रिकल बना सकते हैं। सिमेट्रिकल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें भी सेम कार्बन हो, इसमें भी सेम कार्बन हो। अनसिमेट्रिकल बनाना है तो इसमें अलग-अलग कार्बन वाला कंपाउंड ले लेंगे, अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। रिएक्शन इस तरीके से होती है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके खत्म करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जल्दी से इसको समझते हैं। आपको इसमें देख के वैसे समझ में आ ही रहा होगा कि जब ये यहाँ से टूटता है तो आकर के बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करता है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई। कौन सी? SN2, क्योंकि O- है, न्यूक्लियोफाइल तो ये है ही, और ऊपर से बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो आपको याद रखना है ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से होती है और इससे प्रोडक्ट बनता है। बहुत सिंपल, SN2 मैकेनिज्म के बारे में आप सारी बातें जानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बात हो गई? एक बात ये हो गई कि ये जो आप हेलो अल्केन ले रहे हैं, अगर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो क्या वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो बल्कि मैं इसको यहां पर मेंशन कर दूं कि if 2 degree or 3 degree haloalkanes are used, then ether is not formed। तो ईथर नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तब ईथर नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन कौन सी होती है? SN2 मैकेनिज्म से, और 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि SN2 पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और याद रखनी है, ईथर तो नहीं बनेगा, देन बीटा एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। एलिमिनेशन will take place according to Sadzeff rule। तो ये चीज आपको क्लास याद रखनी है। जब एक बात साफ है कि 2 डिग्री 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं लिखेंगे नो रिएक्शन, ईथर नहीं बनेगा, SN2 नहीं होगा, ये सब ठीक है, लेकिन कुछ जरूर होगा। और क्या होगा? उस केस में हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन जब होता है तो सेडजेफ रूल से होता है। ये आप जीओसी में पढ़ चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है? मुझे लगता है अगर आप इतनी बात जान चुके हैं तो अब असाइनमेंट कर लेते हैं और आज की बात को खत्म करते हैं। और ये हैं आपके 4 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट। ये चारों क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में वैसे भी आ जाएंगी दोबारा से। जो रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल बातें की हैं उसको भी एक बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो इन चारों को करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अमीन की प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।